वेलकम स्टूडेंट। आप सभी विद्यार्थियों का इस किरण प्रकाश की क्लास में स्वागत है। हम पढ़ेंगे आज प्रकाश का अपवर्तनांक या प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहले क्लासों में हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन। आज हम अध्ययन करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्रैक्शन of light. Today study about refraction of light. विद्यार्थियों, आप जानते हो कि जब किसी वृत्ताकारी पृष्ठ द्वारा या माध्यम 1 से माध्यम 2 में कोई प्रकाश की किरण जाती है तो वह अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है। या आप इसको यूँ कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है तो अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है, और वास्तविक पथ से विचलित होने के कारण है उसके वेग में कमी या अधिकता होना। इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण प्रत्याकारी पृष्ठ के आपतन बिंदु पर आती है तो ये आपकी आपतित किरण है। ये जो वाला बिंदु आपतन बिंदु है, और आपतन बिंदु पर हम अभिलंब बनाते हैं। इस आपतित किरण का वास्तविक जो प्रतिबिंब है वो मैं ग्रीन से डॉट करता हूँ। ये इसका वास्तविक प्रतिबिंब है। ये वास्तव में यूँ जानी चाहिए थी, ये वास्तविक पथ था इसका, परंतु माध्यम में वेग कम या अधिक होने के कारण या तो ये इस अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। यह तो हम देख लेते हैं, अभिलंब की ओर ये झुक गई। या फिर ये अभिलंब से दूर हट जाती है। अब हम ये जानते हैं कि आपतित किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण आई कहते हैं, और ये वाली जो किरण है और ये वाली जो किरण है उसे हम कहेंगे अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टिंग रे। अब ये रिफ्रैक्टिंग रे है वो अभिलंब से दूर हटती है, तब मान लो कि एंगल आर बनेगा, और अभिलंब के पास में आएगी तब भी एंगल आर बनेगा। देखो, एक स्थिति में एंगल आर आई से बड़ा है और एक स्थिति में एंगल आर आई से छोटा है। तो ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा। इसको नीट एंड क्लीन में आगे समझाऊंगा, क्योंकि इसमें माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक मान लेते हैं कि n1 है और माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 है। तो इसकी आप परिभाषा लिख लीजिए। जब प्रकाश किरण पृथक्कारी
पृष्ठ पर आपतित होती है, आपतित होती है तो आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब की ओर झुक जाती है, आपतन बिंदु पर अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है, तब जब वह आपतन बिंदु से अपवर्तित होती है, तब जब वह आपतन बिंदु से अपवर्तित होती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये आपतित प्रकाश किरण है, ये आपतन बिंदु पर अभिलंब है, या तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी, दो ही रास्ते हैं, और दूर हटकर ये अपवर्तित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब दूसरा है, जिस प्रकार परावर्तन के नियम होते हैं सेम उसी प्रकार अपवर्तन के नियम भी होते हैं। तो नेक्स्ट है अपवर्तन के नियम। रूल ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला रूल है साइन आई अपॉन साइन आर बराबर स्थिरांक। या इसे हम अपवर्तनांक भी बोल सकते हैं। जो साइन आई और साइन आर का मान आता है उसे हम बोलते हैं अपवर्तनांक। देखो बच्चों, यहाँ हमने आपतन कोण आई पर एक किरण को परावर्तित किया। जैसे मान लो कि हमने यहाँ 30 डिग्री ले लिया आपतन कोण, तो इस 30 डिग्री आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण भी कुछ आएगा। फिर 40 डिग्री के लिए अपवर्तन कोण कुछ होगा। फिर 60 डिग्री के लिए अपवर्तन कोण कुछ होगा। अब यदि हम 30 डिग्री के साथ में जो अपवर्तन कोण था वो रखें और मान निकालें तो एक स्थिरांक आता है। फिर 40 डिग्री के लिए और जो अपवर्तन कोण था वो मान रखें और मान निकालें तो भी स्थिरांक आता है। तो हम क्या कह सकते हैं, या हम नहीं कह सकते हैं, ये स्नेल भाई साहब कहते हैं कि जो साइन आई और साइन आर का अनुपात है वो सदैव एक स्थिरांक आता है और उस स्थिरांक को हम कहते हैं अपवर्तनांक। तो ये है जो नियम नंबर पहला है वो स्नेल का नियम भी कहलाता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये स्नेल भाई साहब ने
निकाला था, इसलिए इसे स्नेल का नियम कहते हैं। या अपन ये भी कहते हैं कि साइन की जिया और साइन की जिया का अनुपात भी अपूर्णांक होता है। ये बात भी स्नेल भाई साहब ने ही कही थी। दूसरा नियम आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो अपवर्तन में होता है, और आप देख भी रहे हो कि यहाँ पर आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये आपका आपतन बिंदु पर अभिलंब है, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों इस बोर्ड के एक ही पृष्ठ पर हैं या इस एक ही तल में हैं। तो दूसरा नियम लिख लीजिए, आपतित किरण कोमा आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। ये अपवर्तन के दो नियम हैं, जिसे पहले नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, और ये नियम हमारे परावर्तन में भी था और ये नियम अपवर्तन में भी है, दोनों स्थिति में सेम है। अब हमें ये मालूम करना होगा कि जो आपतित किरण है वो आपतन बिंदु पर अपवर्तित होने के बाद में किस स्थिति में वो अभिलंब की ओर झुकेगी और किस स्थिति में अभिलंब से दूर हटेगी, इस बात पर हम अध्ययन करेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका प्रत्यकारी पृष्ठ है। यहाँ से कोई आपतित किरण आएगी, आपतन बिंदु पर अभिलंब के साथ में किसी कोण पर अपवर्तित हो जाएगी। आपतन बिंदु और अभिलंब के मध्य जो कोण बनेगा वो आपतन कोण होगा। अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य कोण बनेगा वो अपवर्तित कोण R होगा। ये आपका माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है। जब प्रकाश की किरण माध्यम 1 से आपतित होकर माध्यम 2 में अपवर्तित होती है या प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है, तो हम जब भी निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालते हैं तो जिसमें प्रकाश की किरण जा रही है उस माध्यम को पहले लेंगे और जिस माध्यम से शुरू हो रही है उसको बाद में लेंगे। तो इसे हम लिखेंगे N21 और इसको हम पढ़ेंगे माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। माध्यम 2 का अपवर्तनांक
माध्यम एक के सापेक्ष। इस बात को मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो जिस माध्यम में जाती है उसे हम पहले लेते हैं और जिस माध्यम में शुरू होती है उसे बाद में लेते हैं। इसी में लिखा है इसे माध्यम N2 1 2 में जा रही है, 1 से शुरू हो रही है, तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। इसे हम लिख सकते हैं, जिस माध्यम में जाती है उसे हम नीचे लिखेंगे माध्यम 2 में प्रकाश का वेग। और ये क्या हो जाएगा, माध्यम 1 में प्रकाश का वेग। मान लेते हैं कि माध्यम 1 में प्रकाश का वेग v1 है और माध्यम 2 में प्रकाश का वेग v2 है। और ये भी मान लेते हैं कि माध्यम 1 में निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 है और माध्यम 2 में निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 है। यह आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक, यह प्रकाश का वेग तो इस हिसाब से यह हमारा हो जाएगा v1/v2। ये हो गया समीकरण नंबर 1। सेम इसी प्रकार यदि मैं लिखूं N12, तो यहाँ पर 1 पहले आ रहा है, इसका मतलब प्रकाश किरण 2 से 1 में आ रही है, तो इसे लिखूंगा माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष। और यहाँ पर कौन से माध्यम में जा रही है, जो पहले कौन सा आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये नीचे तो आ जाएगा 1। माध्यम 1 का प्रकाश का वेग v1 और माध्यम 2 में प्रकाश का वेग v2। ये आपको हो गया समीकरण नंबर 2। अब माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालना है मुझे n1। अब यहाँ पर दूसरा माध्यम नहीं है, n1 कौन सा है जिसमें प्रकाश किरण जा रही है, तो यह नीचे आ जाएगा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। अब जहाँ दूसरा माध्यम नहीं दे रखा हुआ हो वहाँ हम निर्वात मान लेते हैं उसे। मान ला कि पहला माध्यम क्या है, निर्वात। निर्वात में प्रकाश का वेग, जब निरपेक्ष नाम केवल 1 ही हो तो ये 1 तो नीचे आ जाएगा और जहाँ ऊपर रहेगा निर्वात में प्रकाश का वेग आ जाएगा। और निर्वात में प्रकाश का वेग को हम क्या जानते हैं, c/, माध्यम 1 में प्रकाश का वेग v1 है। इसी प्रकार यदि n2 आ जाएगा तो वो क्या जाएगा, c/v2। अब n1 और n2 के मान हम समीकरण 1 में या 2 में रख सकते हैं, या मैं यूँ कह सकता हूँ हम 1 में या 2 में भी नहीं रखते हैं, हम स्नेल भाई साहब का जो नियम है उसको अप्लाई करने का प्रयास करते हैं कि स्नेल भाई साहब के नियम में कब प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटेगी और कब प्रकाश किरण अभिलंब के ओर झुकेगी। तो स्नेल का नियम क्या है, sin I/sin R। अब देखो यहाँ पर प्रकाश की
की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है, और ये हम जानते हैं कि जिस माध्यम में जाती है उसे पहले लिखेंगे और जिससे जा रही है उसे बाद में लिखेंगे। तो साइन आई अपॉन साइन आर क्या जाएगा, N2 1। अब देखो ये आपका समीकरण नंबर हो गया 3। यहाँ पर N1 में N2 को डिवाइड कर देते हैं, या इसको मान लेते हैं हाँ N1 अपॉन N2। तो N1 क्या है, C अपॉन V1 इंटू N2 नीचे है तो N2 का मान क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि V2 ऊपर चला जाएगा, C नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा V2 अपॉन V1। अब इस N12 को हम क्या लिख सकते हैं, जिस माध्यम में जा रही है उसको हम नीचे लिखते हैं, या मैं निकालू N2 अपॉन N1 निकालूंगा तो क्या जाएगा, ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, V2 अपॉन V1, तो इसका उल्टा कर दिया तो ये V1 अपॉन V2 आ जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे आ जाइए, यदि यहाँ पर प्रकाश का वेग कम है, प्रकाश का वेग कम है, इसका मतलब है निरपेक्ष अपवर्तनांक ज़्यादा है। यहाँ पर प्रकाश का वेग कम है अर्थात निरपेक्ष अपवर्तनांक ज़्यादा है, और जब प्रकाश का वेग कम है और निरपेक्ष अपवर्तनांक ज़्यादा है, प्रकाश का वेग कम होने का मतलब यही है कि जिस वेग से प्रकाश की किरण आ रही थी उस वेग में कमी आई है, अर्थात वो अभिलंब की ओर झुकेगी, और जब कमी आती है तो उसे हम कहेंगे सघन माध्यम। क्या कहेंगे, सघन माध्यम। अर्थात सघन माध्यम कंडीशन क्या हो गई, या तो वेग कम होना चाहिए या निरपेक्ष अपवर्तनांक ज़्यादा होना चाहिए। सघन माध्यम होने के लिए दो कंडीशन हो गई, या तो वेग कम होगा, और वेग जब कम होगा जब निरपेक्ष अपवर्तनांक ज़्यादा होगा। यही कंडीशन यदि मैं यहाँ लगाऊं, मान लो कि आपका वेग V2 अधिक है तो व्युत्क्रमानुपाती के नियम से N2 कम होगा। N2 कम है इसका अर्थ यह है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक कम है। निरपेक्ष अपवर्तनांक कम है अर्थात वेग अधिक है, यानी कि जिस वेग से आ रही है उससे ज़्यादा वेग आ गया उसमें, तो यानी कि वो क्या है, विरल माध्यम है। तो इस प्रकार हम माध्यम कौन सा है वो उसके निरपेक्ष अपवर्तनांक और उसके वेग से मालूम कर सकते हैं। यदि वेग कम है और निरपेक्ष वेग कम है तो ओबियसली निरपेक्ष अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, इस केस में सघन माध्यम होगा। वेग अधिक है तो उसके क्रम में निरपेक्ष अपवर्तनांक कम होगा तो विरल माध्यम होगा। अब हम स्नेल भाई साहब के नियम में आ जाते हैं। N21 का मतलब ये हो गया जिस माध्यम में जा रही है, यानी कि V1 अपॉन V2, V1 अपॉन V2 किसके बराबर है, N2 अपॉन N1। तो ये आपका हो गया N2 अपॉन N1 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। अब देखो N अधिक है तो इस क्रम में अपवर्तित कोण भी अधिक होगा, और अपवर्तित कोण अधिक है, N अधिक है अर्थात N1 ग्रेटर देन N2, N1 ग्रेटर देन N2 अर्थात N1 ग्रेटर देन N2 है, यानी कि N2 ज़्यादा है और N1 कम है। N2 ज़्यादा है तो यानी कि सघन माध्यम है, N1 कम है तो विरल माध्यम है। तो इस केस में अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, इस केस में I ग्रेटर देन R, एंगल I ग्रेटर देन एंगल I लेस देन एंगल R। अर्थात इस केस में जो ये I आपतन कोण है वो अपवर्तित कोण से कम होगा, अर्थात ये अभिलंब से दूर हटेगी। दूसरे केस में यदि मैं ले लूँ N2 या N1 लेस देन N2, इस स्थिति में निरपेक्ष अपवर्तनांक ज़्यादा है, निरपेक्ष अपवर्तनांक ज़्यादा है
तो वेग कम होगा, वेग कम होगा। इस केस में क्या हो जाएगा, साइन आई ग्रेटर देन साइन आर, तब ये क्या होगी, इधर अभिलंब की ओर झुक जाएगी, इधर अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये थोड़ा सा और दिखा देता हूं इसको सुव्यवस्थित। तो ये केस नंबर 2 हो गया। तो इस प्रकार हमने मालूम कर लिया कि स्नेल के नियम से कौन सा माध्यम सघन होगा और कौन सा विरल होगा। अर्थात ये निष्कर्ष निकलता है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हटेगी, और विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यानी आपतन कोण अधिक होगा। इसका मतलब है सघन से विरल जा रही है, अपवर्तित कोण कम होगा, यानी कि विरल सघन से विरल में आ रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने इस वीडियो में ये देखा और ये कंसेप्ट है बिल्कुल प्योर है और आप इसे इजीली समझ सकते हैं। और सबसे कारण या इसका समझने का यही है कि V1 कम है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिक होगा। अब या तो निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिक हो या V1 कम हो, और कम वाली जब वेग कम होगा तब सघन माध्यम होगा, और वेग अधिक होगा तो विरल माध्यम होगा। तो आशा करता हूँ कि ये आपके समझ में आएगा। आप मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद।